शिक्षा शिक्षा के नाम पर हिंसा, उसी हिंसा का सहारा लेकर सत्ता पलट। पिछले साल हमने ये बांग्लादेश में देखा, पर ये स्क्रिप्ट भारत में इस्तेमाल कौन करना चाहता है और कौन प्रयास करके नाकाम हो चुका है। जानिए पूरा किस्सा इस पैम्फलेट एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। 5 अगस्त 2024 के दिन केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरह है। इस एक वर्ष में क्या क्या नहीं हो जाता। कहीं असीम मुनीर का मजाक बन जाता है तो कहीं नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस, जिसे उसके अपराधों के लिए शायद जेल होने वाली थी, वो छात्रों के तथाकथित आंदोलन पर सवार होकर न केवल बांग्लादेश की सत्ता हड़प लेता है बल्कि उस देश के संवैधानिक अधिकारों, आर्थिक स्थिति और धार्मिक संतुलन खत्म कर देता है। 5 अगस्त अभी इसी हफ्ते में गया तो हमें लगा कि वीडियो हमारे पड़ोसी मुल्क पर भी किया जाना चाहिए और इसी मौके पर कुछ भारतीय वानबी और उसके प्लान को भी समझना चाहिए। जुलाई 2024 में शुरू हुआ प्रोटेस्ट ना तो स्वतः स्फूर्त थे और ना ही शिक्षा से या छात्रों से रिलेटेड थे। ये धार्मिक चरमपंथियों की पूर्व नियोजित योजना थी जिसका उद्देश्य बांग्लादेश को अस्थिर कर एक रूढ़िवादी सिस्टम बनाना था और नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में ये सफल भी रहा। इन पूर्व नियोजित अटैक्स के लिए क्रक्स बना शेख हसीना का जॉब कोटा सिस्टम, जिसके अनुसार 1971 के वॉर वेटरन्स के परिवार को बेनिफिट्स मिलते जो इन कथित छात्रों को मंजूर नहीं था। पीसफुल प्रोटेस्ट का भ्रम जुलाई के कुछ दिनों में रखा गया, लेकिन कट्टरपंथी तो कट्टरपंथी। 18 जुलाई 2024 को छात्र विरोध के नाम पर ढाका में स्टेट ब्रॉडकास्ट बांग्लादेश टेलीविजन यानी BTV को आग के हवाले कर दिया गया। उस दिन ढाका की सड़कों पर जो हिंसा हुई उसमें ना तो छात्रों की मांगे थी, ना शिक्षा सुधार की कोई बात थी तो सिर्फ लाठी, आगजनी और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा। ये याद रखिएगा, ये विरोध किसी टीयर गैस या पुलिस एक्शन के कारण नहीं भड़का था। ये विरोध शुरू से ही सिग्नल पर चल रहा था। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, बस एक्टर्स जुटाए जा रहे थे। जब विरोध जॉब कोटा को लेकर था तो गौर करने वाली बात है कि शेख हसीना ने पूरा कोटा सिस्टम ही स्क्रैप कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने हसीना के निर्णय को ओवर रूल किया और 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अपहोल्ड किया, जिसके बाद हिंसा देख बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले को ही नलिफाई कर दिया। अगर स्टूडेंट्स के हक की ही बात होती तो हिंसा यहीं रुक जाती, लेकिन बात कुछ और ही थी। इन प्रोटेस्ट का दूसरा फेस काफी डिटेल्ड प्लान्ड था और ये बात साफ थी कि इन सब के पीछे जमाते इस्लामी के साथ ही इस्लामिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का हाथ था, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में एक रेजिम चेंज प्लान रचा, प्रोटेस्ट को वेपन्स और अपने बेस का सपोर्ट दिया। इंटरेस्टिंगली शेख हसीना के अनुसार इस रेजिम चेंज में अमेरिका का हाथ था, कारण अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड का कंट्रोल चाहिए था, जिसे हसीना ने देने से मना कर दिया था। अगर दे देती तो बंगाल की खाड़ी में एक बाहरी ताकत का पूरा कंट्रोल होता। खैर, आगे क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी और पीएम बंगले में कट्टरपंथी ब्रा, चिकन, मछली और न जाने क्या क्या लूटते हुए दिखे। ये कैपिटल हिल का थोड़ा छपरी वर्जन था। सिर्फ एक दिन में यानी 5 अगस्त 2024 को ही बांग्लादेश में 120 से ऊपर लोग मारे गए, जिनमें 25 पुलिस वाले भी थे। फिर क्या था, एक कट्टरपंथी और क्या करेगा, एक अमेरिकी पपेट को चीफ एडवाइजर बनाकर जो अपने मन में आए वही करेगा। 5 अगस्त को ही मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया, हिंदू घरों को लूटा, हिंदू लड़कियों का रेप किया गया। एक ही दिन में 50 से ज्यादा हिंदू मंदिरों, घरों और बिजनेस पर हमले हुए। कॉलेजों में जाकर हिंदू प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल से जबरदस्ती इस्तीफा लेना, 1971 का रिपीट वर्जन करना, टेलीग्राम पर क्या क्या वीडियोस घूम रहे थे ये यहाँ बात नहीं कर सकते।
भारतीय सरकार के अनुसार दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2785 बार हमले हो चुके थे। इसके आगे का आंकड़ा अब तक कहीं भी कंफर्म नहीं है। हिंदू मॉन्क्स जैसे इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण को सेडिशन यानी देशद्रोही के आरोप पर जेल में डालना, जिस वकील ने उनका केस लेने की जरूरत की उसकी हत्या करना, ये बांग्लादेश के लिए अब आम बात है। 2022 की धार्मिक जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में केवल 8% हिंदू ही बचे थे। अब कितने होंगे, कितने हाथ से अनरिपोर्टेड गए, ये कोई नहीं जानता। ये मिथक तो टूट ही गया कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, बल्कि एक रूढ़िवादी रेजिम चेंज के लिए गेम था। इसीलिए तो मोहम्मद यूनुस आज भी चीफ एडवाइजर बने बैठे हैं। एडवाइजर साहब रेडिकल लीडर्स को जेल से छुड़वाने और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को डाउन प्ले करने में लगे थे। अगर कट्टरपंथियों को देश देंगे तो देश में केवल मजहबी एजेंडा ही चलेगा, इकोनॉमी उसमें से एक नहीं है। फिर चाहे आपका चीफ एडवाइजर खुद इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज लेकर बैठा हो। खुद का देश बचाने के बजाय ये नोबेल लॉरेट पिछले 1 साल से टूलकिट रटने में लगा है और इकोनॉमी चिटागोंग के पोर्ट में बह चुकी है। इनके फाइनेंशियल ईयर्स 2024 से 25 का ग्रोथ 3.3% पर एस्टिमेटेड है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे लो है। हाई इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर 5 अगस्त 2024 से, यानी जब से यूनुस चीफ बने हैं तब से बांग्लादेश की सबसे क्रूशियल इंडस्ट्री गारमेंट इंडस्ट्री थी। 140 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। 15 तो मार्च 2025 में ही ठप पड़ गई, जिससे करीब 1 लाख मजदूरों ने अपनी नौकरी गंवा दी। जिस ढाका को ये गार्जियन ऑफ द ओशन बताकर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी ढाका क्षेत्र में 103 गारमेंट फैक्ट्रियों पर स्टील के ताले लग चुके हैं। न मजदूरों को उनकी तनख्वाह मिली, न कोई बेनिफिट्स। इसी के साथ अगस्त 2024 से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 71% से गिरा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी नोबेल लॉरेट के राज में टॉय टाइम फिस हो चुकी है। इकोनॉमिक डाउनफॉल की एक और वजह है और वो इससे भी ज्यादा कंसर्निंग है। ढाका में कई एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स राइज पर हैं, जैसे कि हिजबुल तहरीर, जिसके चलते बांग्लादेश में लगभग हर क्षेत्र में लूटपाट, मर्डर्स, किडनैपिंग, आर्म्स और मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, वो भी डेली। इसके बाद आता है चीनी यानी शुगर का प्रोडक्शन। एक्सपोर्टर तो भूल ही जाइए, बांग्लादेश अपने इंटरनल कंजम्पशन का केवल 5% चीनी ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। सालाना डिमांड है तो 2.13 मिलियन टन की, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है केवल 0.13 टन का और 0.34 टन गुड़ का। और बात ये भी नहीं है कि इनके पास गन्ने की खेती नहीं होती। बांग्लादेश में करीब 4,25,000 एकड़ जमीन केवल और केवल गन्ना उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें से करीब सालाना 7.5 मिलियन टन का उत्पाद होता है, लेकिन सिर्फ 2.28 टन गन्ना चीनी बनाने में यूज हो पाता है। अब इसी बात पर क्या ही कहा जाए। 39.1 मिलियन टन की फसल के साथ 2023 तक बांग्लादेश साउथ एशिया का मेजर राइस प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन आज नौबत ये है कि वो भारत से 2 लाख टन राइस इंपोर्ट कर रहा है। हाल ही में चिटागोंग पोर्ट पर भारत ने 27,000 टन राइस पहले कंसाइनमेंट में पहुंचाया है। तो क्या आप अब भी भारत को लैंड लॉक में रखना चाहते हैं? प्याज से लेकर जीरा और मिर्च से लेकर आलू तक तो इन्हें भारत से लेना पड़ता है। जिस गारमेंट इंडस्ट्री का ढोल बांग्लादेश पीटता है, उसके लिए कॉटन भारत से जाता है। पर शायद यूनुस को ये सब नहीं पता। ऐसी आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता में यूनुस पिछले 1 साल में करप्शन भी कर बैठे हैं। बताऊं? चलो बता ही देती हूँ। ईद के समय खबर थी कि यूनुस के इनर सर्कल में से किसी को 600 करोड़ की ग्रामीण यूनिवर्सिटी प्रदान की गई है, जिसमें करप्शन की खबरें सामने आई थी। और यूनुस चीन जाकर भारत को चोक होल्ड करना चाहते हैं। बॉटलनेक में यूनुस तो नहीं कर पाए, खुद संभल जाएं, लेकिन सोचिए क्या कोई अंदर से भारत में ऐसा ही कुछ करना चाहता है?
आपने अब तक ये देखा कि कैसे एक साल में बांग्लादेश जो 5.5% जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्शन चल रहा था, उसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जमातियों और कट्टरपंथियों ने बंटाधार कर दिया। कैसे प्लान करके तरीके से रेजिम चेंज लाया गया, वो भी स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर। आप गौर फरमाइएगा तो पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से भी भारत में कुछ नेता हैं जो इस सेंटिमेंट से खेलते हुए दिख रहे हैं। एस्टैब्लिश्ड जो हम जानते ही हैं। चलो वॉनबीज की ही बात कर लेते हैं। सबसे बड़े वॉनबी हैं श्रुति हसन के पापा और मक्कल निधि मयम चीफ कमल हसन। कमल हसन ने हाल ही में शिक्षा और सनातन को लेकर कई बयान दिए हैं। हसन जितने अभिनय में माहिर हैं उतने राजनीति में नहीं लगते। उनकी दशावतार मूवी आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। खैर, कमल हसन के अनुसार शिक्षा ही एक ऐसा हथियार, गौर फरमाइएगा, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे फांसीवादी, तानाशाही और सनातन की बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं। 2017 में लागू नीट पॉलिसी पर सीधा हमला करते हुए हसन ने कहा कि इस लॉ ने मेडिकल एस्पिरेंट्स जो गरीब और पिछड़ी जातियों से आते हैं उनके सपनों को तोड़ कर रख दिया। उनके अनुसार केवल शिक्षा ही है जो इस लॉ को बदलने की ताकत प्रदान कर सकती है। भले ही हसन एक और एक्टर टर्न फेम्ड पॉलिटिशियन क्यों ना हो, भले ही उनका उतना क्राउड क्यों ना हो, लेकिन इन बयानों को खासकर इतिहास को मद्देनजर रखते हुए देखना चाहिए। कैसे, आगे बताते हैं। एक पैटर्न नोटिस किया आपने, जब भी भारत में कोई सख्त राष्ट्रवादी सरकार आती है तभी छात्र आंदोलनों का उभार शुरू हो जाता है। चाहे 2014 हो या 2019, सीएए के विरोध में जामिया में छात्र अचानक संविधान के ज्ञाता बन जाते हैं। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे अचानक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन जाते हैं। और हर बार इन आंदोलनों की आड़ में एजेंडा वही होता है, सत्ता को झुका दो, अगर ना झुके गिरा दो। यही भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वाले आगे जाकर स्टूडेंट्स लीडर कहलवाते हैं। बीबीसी इन पर बेस्ड स्टूडेंट लीडर ऑफ इंडिया का फीचर लिखती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बांग्लादेश के समरूप है सेमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना। नाम में स्टूडेंट्स थे। शुरुआत में एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट की बात थी, लेकिन 90s के आते आते उनका मास्क गिर गया। इनका मानना था कि भारत का संविधान काफिरों का कानून है और शरीयत ही एकमात्र न्याय व्यवस्था है। दार उल इस्लाम बनाना उनका डिक्लेयर किया गया लक्ष्य था और उसके लिए वो भारत की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ने का मिशन लेकर निकले थे। सेमी ने ओपनली कहा था कि सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स उनके खिलाफ हैं और ये सब वेस्टर्न टूल्स हैं जो मुस्लिम युवाओं को उनके मजहबी रास्ते से भटका रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बाद तो इनका रेडिकलाइजेशन और तेज हो गया। 1990s के बाद ये ओपनली पोस्टर्स और पैम्फलेट्स में इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात करने लगे और ये दावा करते कि इस्लाम ही पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। 2001 में 1911 अटैक्स के बाद भारत ने सेमी पर बैन लगा दिया क्योंकि इनके अल-कायदा, तालिबान और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों से रिश्ते सामने आने लगे थे। लेकिन बैन लगते ही सेमी अंडरग्राउंड चला गया और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है इंडियन मुजाहिदीन की, जिसमें सेमी के ही रेडिकलाइज्ड कैंडिडेट्स शामिल थे। इन्होंने 2006 से लेकर 2010 तक मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, बैंगलोर जैसे शहरों में बम ब्लास्ट किए। सफदर नागोरी जैसे लोग सेमी के लीडर्स बने और इन्होंने ही पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। कोर्ट ने भी सेमी को क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू द नेशन कहा और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है, शुरुआत में सेमी भी कैंप्स, पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स और मार्जिनलाइजेशन के नैरेटिव के साथ ही आया था, लेकिन एंडिंग हुई बम्स, बुलेट्स और भारत के खिलाफ जंग के साथ। क्या ये बांग्लादेश जैसा पैटर्न नहीं था? क्या ये वही स्क्रिप्ट नहीं थी जहां स्टूडेंट मूवमेंट का नकाब पहनकर रेडिकल एजेंडा चलाया जाता है? आज भी कई सेल्फ डिक्लेयर स्टूडेंट लीडर्स या प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट वही लेक्सिकॉन इस्तेमाल करते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, ब्रेकिंग फासिज्म एंड मेजॉरिटेरियनिज्म।
लेकिन भाषा के पीछे क्या एजेंडा है, इसे पहचानना जरूरी है। सेमी ने जो रोल प्ले किया था भारत में, वही रोल जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में प्ले किया और दोनों ने छात्रों को मोहरा बनाया। ऐसे में ऐसे राजनीतिक नेताओं और कथित स्टूडेंट प्रोटेस्ट या लीडर्स की चाल समझकर उन्हें जड़ में रोकना जरूरी हो जाता है। इतिहास सीधा साफ इशारा कर रहा है, एजुकेशन के नाम पर जब स्ट्रीट वायलेंस होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर जब नेशनल फ्लैग जलाया जाता है, तो समझ जाइए ये आंदोलन नहीं, स्क्रिप्टेड हमले हैं।